हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेटल कार्बोनेट्स, और मेटल कार्बोनेट्स में हमने सिंपल बॉन्डिंग भी देखी थी, लिगैंड टू मेटल बॉन्डिंग देखी थी, उसके अलावा बैक पाई बॉन्डिंग देखी थी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग जो होती है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेट एग्जाम में पूछे हुए गए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैक पाई बॉन्डिंग देखी थी, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देन उसके अलावा क्वेश्चन करने के बाद हम देखेंगे कि बैक पाई बॉन्डिंग को इफेक्ट करने वाले, अभी हमने सिंपल देखा था कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज होगा तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस फैक्टर से बढ़ सकती है, प्लस चार्ज से बढ़ेगी और माइनस चार्ज से क्या बढ़ेगी, तो वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हम बात करें ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या निकालना है, मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है इसमें, और इसमें हमें बताना है कि बैक पाई बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें 3 मेटल कार्बोनेट्स दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि किसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। CO16 और इसके बाद वैनेडियम CO6, ये 6 है, 16 नहीं है, सॉरी, ये क्या है 6 है और 6 इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। आपको ऑर्डर बताना है कि किसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि बैक पाई बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी, बैक पाई बॉन्डिंग जब ज्यादा होगी, जैसे कि हमने देखा था कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इंक्रीज होती है तो बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। तो अभी हमें देखना है कि किस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो ये कौन सा है, मैग्नीज जो है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या है, तो ये क्या हो गया है, मेटल पे +1 है, +1 चार्ज है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो क्रोमियम है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर यहाँ पर हम बात करें तो वेनेडियम जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका +1 है, इसका क्या है 0 है और इसका -1 है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो -1 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो प्लस है उससे क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो न्यूट्रल है वो बीच में आएगा। तो देखिए ये तीनों जो स्पीसीज है, अगर हम बात करें ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन काउंट की तो यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 18 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 18 है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 18 है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब हमें इसमें बताना है कि बैक पाई बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी। तो जिसमें मेटल पे जो है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसी की बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेनेडियम पे क्या है, -1 चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इसका मतलब है कि जो बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर अगर लिखना है हमें, बैक पाई बॉन्डिंग का अगर हमें ऑर्डर लिखना है, बैक पाई बॉन्डिंग, तो उसके लिए हमें क्या देना होगा, बैक पाई बॉन्डिंग के लिए थर्ड सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्रोमियम, देखिए इन दोनों में अगर देखें तो इसमें ये न्यूट्रल स्पीसीज है और ये क्या है प्लस चार्ज आ रहा है, और प्लस चार्ज होने से क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने से कॉन्स्ट्रक्ट होने लगेंगे। उसके बाद उससे क्या होगा कि जो डी मेटल और कार्बन है उनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो कम हो जाएगी। ओवरलैपिंग कम होने से बैक पाई बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद क्या होगा, पहला। तो ये होगा बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर। तो ये हमने देखा बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर किस केस में, जब हम सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात किसमें कर रहे हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से देख रहे हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ना हो, देखिए अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो इनमें क्या है, ना तो प्लस चार्ज दिया हुआ है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम कैसे पता लगाएंगे किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है और कब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो इसको देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग जो कि सिग्मा डोनर लिगेंड कौन से होते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड कौन से होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से होते हैं। तो उन्हीं बेसिस पे हम क्या बताएंगे, उन्हीं बेसिस पे हम बताएंगे कि किसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है और बैक पाई बॉन्डिंग किसमें कम हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो लिगेंड्स होते हैं, अगर फर्स्ट टाइप की बात करें लिगेंड की, तो हम बात करेंगे वीक स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, यानी कि जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बढ़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड।
तो ऐसे कौन से लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है और वीक पाई एक्सेप्टर है? इसका मतलब है कि जो मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा के थ्रू दे रही है वो स्ट्रांगली डोनेट कर रहे हैं और जो एक्सेप्टिंग उनकी पावर है वो काफी कम है। मान लीजिए कि कोई लिगेंड है वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ठीक है, मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल को क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। मान लीजिए कि वो अपनी मेटल इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन मेटल डेंसिटी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि वो यहाँ पर क्या करे कि वापस जो ले रहा है वो 0.5 ही ले रहा है, वो 0.25 ले रहा है। तो 0.25 अगर वो वापस ले रहा है यानी कि पाई एक्सेप्टर तो है लेकिन वीक है, यानी कि जो लेने की टेंडेंसी है वो कम है और देने की टेंडेंसी वो ज्यादा है, यानी कि 0.75%। तो क्या हो रहा है, नेट वो मेटल को डेंसिटी दे रहा है, यानी कि मेटल के पास ओवरऑल क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, ले भी रहा है और दे भी रहा है, लेकिन लेने की जो जितना दे रहा है उससे कम ले रहा है। तो इसलिए इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर और वीक पाई एक्सेप्टर होते हैं। इनके जो एग्जांपल हैं वो देख लें अगर, तो इनके एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल की अगर बात करें वो होते हैं जैसे कि PMe3, PEP3 और ये जितने भी लिगेंड होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होते हैं और वीक पाई एक्सेप्टर होते हैं। सेकंड की अगर बात करें, जो सेकंड होता है, सेकंड में क्या करेंगे हम, वीक सिग्मा डोनर, वीक सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर है वीक, एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अगर इसकी बात करें, देखिए जो सिग्मा डोनर लिगेंड है वो क्या कर रहा है, सिग्मा जो मेटल को अपनी, अगर मेटल से कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटल पे इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, मेटल और कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा इस केस में, ठीक है। तो वहीं से हम देखना है कि अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर के थ्रू, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या है कि वीक सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर, तो वही देखेंगे कि जितना वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा उससे ज्यादा वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से वापस ले रहा होगा। जैसे कि हमें पता है CO खुद क्या है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, लेकिन इसके अलावा कौन से लिगेंड है जो सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है, तो उनमें क्या होगा, जैसे कि PCF3 का होल्थराइज, ये जो लिगेंड है अगर इसकी बात करें तो इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस की जो सिग्मा डोनर टेंडेंसी होती है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि उसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो वो क्या होगा, वीक सिग्मा डोनर होगा और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा। तो ऐसे केसेस में, इसके अलावा और एग्जांपल देखें, C ट्रिपल बॉन्ड S और NO पॉजिटिव, जिसको हम N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव से भी शो कर रहे हैं। अगर ये लिगेंड है तो ये वाले लिगेंड क्या होते हैं, वीक सिग्मा डोनर होते हैं और हाई यानी कि पाई एक्सेप्टर होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें जो मेटल बॉन्ड है, अगर इस टाइप का लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, मेटल का, यानी कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे बैक पाई बॉन्डिंग की। तो बैक पाई बॉन्डिंग जो क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड जो क्या होगा, वो अगर बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है ओनली सिग्मा डोनर, यानी कि वो सिर्फ सिग्मा डोनेट करेंगे, पाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि बैक से वो खींचेंगे नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन वो डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं वही डोनेट करेंगे। तो ऐसे जो लिगेंड्स हैं वो कौन से होते हैं, जनरली जो नाइट्रोजन के लिगेंड होते हैं, अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर,
तो इससे तो पता ही चल रहा है कि ओनली सिग्मा डोनर है, तो फर्स्ट वाले की तरह करेगा, क्या करेगा कि जो इसमें क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड जो हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं NH3 अमोनिया, इसके अलावा Me3, और इसके अलावा अगर बात करें नाइट्रोजन के साथ कोई Ne3, तो ये सब जो लिगेंड है वो क्या होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर। तो अगर आपको देखना है कि ओनली सिग्मा डोनर कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन के जितने भी लिगेंड्स होते हैं, ट्राइवैलेंसी में जितने भी लिगेंड्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर होते हैं। तो वो क्या करेंगे, बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ा देंगे, यानी कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो जितने भी मेटल के नाइट्रोजन के जितने भी लिगेंड होंगे ट्राइवैलेंसी में, वो क्या होंगे, वो ओनली सिग्मा डोनर होंगे। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर नाइट्रोजन का ये वाला कंपाउंड हो NF3, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड हो तो उसमें क्या करेंगे, सॉरी NF3 नहीं, NCF3 का होल ग्रुप, अगर इस टाइप का लिगेंड हो या NF3 टाइप का लिगेंड हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जब इस टाइप का लिगेंड इससे जुड़ा होगा नाइट्रोजन से, तो उसमें क्या होगा कि सिग्मा डोनर एबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर हम इनमें कंपैरिजन करेंगे तो इसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी, वो सबसे कम होगी, लेकिन जो डोनर करेगा वो सिग्मा के थ्रू ही करेगा, सिग्मा डोनर ही होगा, लेकिन एबिलिटी जो बाकी नाइट्रोजन के वो है उनसे क्या होगी, कम होगी। तो वो ऐसे कंपैरिजन में करके देख लेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करके देखते हैं वो क्या होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन पे अगर कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिससे क्या है, नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो सिग्मा डोनर जो एबिलिटी है वो इनहेंस कर रहा है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है जो नाइट्रोजन की सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की सिग्मा डोनर की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। और अगर इनहेंस करने वाला कोई कंपाउंड है तो उससे क्या होगा, इनहेंस होगा। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि फोर्थ पॉइंट दे रखे हैं, फोर्थ में हमें बताना होगा कि किसमें पाई डोनर या बैक पाई बॉन्डिंग मोर होगी। उससे पहले हम एक और देख लेते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा, उसके अलावा हम देखना होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में अगर देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके काफी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉस्फोरस में क्या होता है कि अगर फॉस्फोरस का हम सिंपली लिख दिया है कि Pr3, तो ये क्या होता है, सिंपली क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होता है और वीक पाई एक्सेप्टर होता है। तो इसमें R ग्रुप क्या हो, ठीक है, R ग्रुप की क्या रेंज हो कि जो हम बताएं कि किसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा है और किसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी कम होती है। तो R क्या हो सकता है, R एल्किल ग्रुप हो सकता है, R इक्वल टू क्या हो सकता है, R एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, एल्कोक्साइड हो सकता है, एल्कोक्साइड हो सकता है, ठीक है, ये सब ग्रुप हो सकते हैं। तो अगर ये सब ग्रुप प्रेजेंट है तो सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी, तो सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी, जनरली हमें पता है कि सिग्मा डोनर एबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, सिग्मा, जो एलिमेंट, जो अगर मान लीजिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस के साथ जो एलिमेंट फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे वो क्या होंगे, तो वो उसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि फास्फोरस है, तो फास्फोरस से कोई ऐसा ग्रुप R जुड़ा हुआ है, वो क्या करे कि फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। अगर फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होगा, उसका मतलब ये है कि वो फास्फोरस यानी कि इस ग्रुप की क्या करे, सिग्मा डोनर जो एबिलिटी है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस पे इंक्रीज हो रही है, उससे ही क्या हो रहा है कि फास्फोरस की सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर फास्फोरस पे R जो है कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, डेंसिटी को डिक्रीज कर दे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी सिग्मा डोनर जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, सिग्मा डोनर एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी एल्काइल, एराइल, हैलाइड और एल्कोक्साइड में देख लेते हैं किसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर फास्फोरस के केस में बात करें कि आर की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, आर की वैल्यू अगर क्या है CH3 है, या फिर इसको लगा सकते हैं Me3 लगा ले, Et3 लगा ले, Et3 है, P CH3 या Me3 है, इसके अलावा एराइल ग्रुप में अगर ले लिया PPS3 है, इसके अलावा हैलाइड ले लेते हैं, एल्कोक्साइड ले लेते हैं POR ये है। इसके बाद अगर बात करें एल्कोक्साइड हैलाइड की बात करें PH3 कोई भी हैलाइड है। ठीक है, ये है। तो अगर इसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें सिंपली क्या देखना है, प्लस आई ग्रुप देखना होगा। प्लस आई ग्रुप क्या करता है कि वो फास्फोरस की या फिर जिस भी मेटल से जुड़ा हुआ होता है या जिस भी एलिमेंट से जुड़ा होता है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, प्लस आई ग्रुप इनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो प्लस आई ग्रुप कौन से हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। प्लस आई ग्रुप के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर मैथिल और यहाँ पर एथिल है, तो मैथिल और एथिल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कौन इंक्रीज करेगा, एथिल ग्रुप इंक्रीज करेगा। यानी कि मैथिल सबसे ज्यादा जो सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी वो इसकी होगी। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद होगी Me3 की होगी, उसके बाद होगी PPS3 की होगी, उसके बाद किसकी होगी, एल्कोक्साइड की होगी, और सबसे लास्ट में क्या होगी, हैलाइड्स की होगी। और हैलाइड्स में भी देख लेंगे, हैलाइड्स में अगर RF3 और RCl3 है तो आपको पता है कि Cl3 की क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, RF3 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर बनेगा किसके लिए, फास्फोरस के केस में। तो फास्फोरस के केस में ये ऑर्डर बनेगा, एल्किल की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम एराइल की होगी, फिर एल्कोक्साइड की होगी और फिर हैलाइड्स की होगी। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें हम, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अलग कंपाउंड्स की, फास्फोरस के कुछ और कंपाउंड्स की बात करें, सिंपल अगर बात कर लेते हैं कि फास्फोरस का ये कंपाउंड है, इसके साथ ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट है, इसके साथ बेंजीन रिंग बनी है सही से, हाँ ये है, ये होल्थराइज है, इसके साथ क्या ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ फास्फोरस लगा हुआ है, होल्थराइज है इसका, ये सेकंड हो गया। अगर इसके साथ ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका भी क्या है, होल्थराइज है, ये थर्ड है। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात करनी है आपको, तो किसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, तो जैसे कि आपको पता है CH3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करेगा, तो थर्ड की सबसे ज्यादा होगी सिग्मा डोनर एबिलिटी। उसके बाद फास्फोरस है या न्यूट्रल, तो यानी कि इसकी ज्यादा होगी फर्स्ट की, और उसके बाद सबसे लास्ट किसकी होगी, थर्ड की होगी। तो ये क्या है, सिग्मा डोनर एबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा डोनर एबिलिटी की। इसके बाद अगर बात करें एल्कोक्साइड की बात करें, तो एल्कोक्साइड में आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप एल्किन ग्रुप भी हो सकता है, उसके बाद एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो उस केस में हम किसकी कंसीडर करेंगे कि सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में क्या देखेंगे, अगर हम बात करें कि आर, अगर फास्फोरस के साथ क्या है, O ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3, ये ग्रुप है होल्थराइज, और इसके बाद अगर बात करें ये वाला ग्रुप है होल्थराइज, तो किसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस केस में हमें क्या देखना होगा कि हमें देखना होगा, देखिए सिग्मा डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा डोनर एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसके पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो यानी कि इलेक्ट्रॉन जेड से जिसके पास ज्यादा हो। तो देखिए इन दोनों में से कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे देखना होगा इसमें, देखिए ऑक्सीजन तो इसमें भी है और ऑक्सीजन इसी में, ऑक्सीजन इसको भी दे रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इसको भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और अगर इसको देखेंगे ये कार्बन क्या है, ये sp3 कार्बन है। ठीक है, ये किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर रहा है। अगर यहाँ बात करें हम, अगर हम यहाँ बात करें इस वाले ग्रुप की बात करें, तो यहाँ के जो लॉन्ग पेयर है वो ऐसे जाएंगे, वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये क्या कर रहा है,
बढ़ा रहा है। ये ग्रुप, इस ग्रुप की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी डोनर एबिलिटी कम हो रही है। तो ये कम सिग्मा डोनर है, ये ज्यादा सिग्मा डोनर है, इसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये क्या होता है, ये sp2 होता है और ये sp3 होता है। तो sp2 से sp3 से sp2 कार्बन जो होता है वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रेजोनेंस में जाएगा, तो इसकी डोनर एबिलिटी कम हो रही है। इस पे कोई ऐसा चुलबुल नहीं लग रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। तो इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी, सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, OPH के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा सॉल्व क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मेटल के साथ कार्बोनिल तो दिया हुआ है, यानी कि मेटल कार्बन जो पाई बैक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन पाई बैक बॉन्डिंग में जो लिगेंड है वो देखना है कौन कौन सा लिगेंड है। तो अगर इसकी बात करें हम, कौन कौन से लिगेंड दिए हुए हैं, तो देखिए इसमें लिगेंड कौन सा दिया हुआ है, PS3, उसके बाद मेटल CO, फर्स्ट हो गया ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे उसमें लिखा है। और सेकंड क्या है, सेकंड है Me3 मेटल C ट्रिपल बॉन्ड O, ये सेकंड है। अगर थर्ड की बात करें तो इसमें क्या है, PMeO होल थ्राइस, इसके साथ मेटल C ट्रिपल बॉन्ड O है, ये थर्ड है। थर्ड के बाद अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, Me3 मेटल और C ट्रिपल बॉन्ड O है। तो ये क्या है, ये फोर्थ है। तो अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको देखना है कि मेटल तो इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है, और ना मेटल पे कोई प्लस चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, सभी क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। तो अभी क्या देखना होगा, अभी आपको देखना होगा सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर है क्या इसमें कोई लिगेंड प्रेजेंट, या फिर स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर या वीक सिग्मा डोनर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना है, तो देखिए यहाँ फॉस्फोरस 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 और यहाँ क्या नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, Me3। तो यानी कि सबसे पहले हमें इतना पता है कि अगर नाइट्रोजन है और ये ओनली सिग्मा डोनर है तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग होगी ही होगी। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगी और ओनली सिग्मा डोनर है। तो अगर हम बात करें इन सब में हमें क्या बताना है कि बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर बताना है। तो बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग किस में होगी, सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग फोर्थ में होगी। उसके बाद अब हमें देखना है कि फॉस्फोरस में किस में होगी। तो यहाँ पर PPS3 है, Me3 है और OMe3 है। हमें सिंपली पता है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्काइल, फिर एराइल, देन इसके बाद एल्कोक्साइड। सिंपल सा है, ये याद करना है। ठीक है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है, एमी, यानी कि सेकेंड की होगी। उसके बाद एराइल ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट की होगी। और उसके बाद जो है एल्कोक्साइड ग्रुप कौन सा है, थर्ड। तो फिर उसके बाद किसकी होगी, थर्ड की होगी। तो ये ऑर्डर आपको बताना है बैक पाई बॉन्डिंग के लिए। तो बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर ये हो गया। और इसके अलावा हम बता सकते हैं कि इसमें सिग्मा डोनर एबिलिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग बता दिया है। तो NMe3 की सिग्मा डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी है, उसके बाद एल्काइल की होगी, फिर एराइल की होगी और फिर एल्कोक्साइड की होगी। अगर इसमें हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है सिग्मा डोनर एबिलिटी। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी हमें बतानी है कि फास्फोरस के साथ Cl लिगेंड लगा हुआ है, Br लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। तो सिंपली पता है अगर सिग्मा डोनर एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो फास्फोरस के साथ अगर Cl है, Br और फ्लोरीन, तो फ्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसमें से देखना है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो Br है। तो इसका मतलब फास्फोरस के साथ इस बेंजीन से जो Br लगा हुआ है इसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी, यहाँ पर ये जो ऑर्डर था बैक पाई बॉन्डिंग का था और ये क्या है सिग्मा डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। सिग्मा डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। देन उसके बाद क्लोराइड का लगाना होगा, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के बाद किसका होगा, फ्लोराइड या फ्लोरोबेंजीन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा
ऑथराइज। तो ये क्या हो गया, सिग्मा डोनर एबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन बचा हुआ है ये एक बार और करके देखना, इसमें क्या बताना है, बैक पाइप बॉन्डिंग बतानी है। तो बैक पाइप बॉन्डिंग जो होगी वो किसमें ज्यादा होगी, तो सिंपली अगर यहाँ पर बात करें इसमें बैक पाइप बॉन्डिंग की, तो बैक पाइप बॉन्डिंग में हमें सिर्फ क्या देखना है, सिंपल हमें देखना है सिग्मा डोनर लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है, वीक सिग्मा डोनर है, या ओनली सिग्मा डोनर है। तो अगर इसमें हम बात करें पी S3P एंड C ट्रिपल बॉन्ड O, ये फर्स्ट है, और ये क्या है सेकंड, सेकंड में क्या है PF3 मेटल C ट्रिपल बॉन्ड O। तो अब इसमें क्या बताना है कि बैक पाइप बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, तो सिंपली पता है कि इसमें ये क्या है, ये एराइल ग्रुप है और ये हेलाइड ग्रुप है। तो एराइल ग्रुप की सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है हेलाइड ग्रुप से। तो सिंपली हम बताएंगे कि फर्स्ट में बैक पाइप बॉन्डिंग मोर होगी, बैक पाइप बॉन्डिंग मोर होगी किससे, देन सेकंड, ठीक है। सेकंड से ज्यादा किसमें होगी, फर्स्ट में बैक पाइप बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि सेकंड में हेलाइड ग्रुप है और इसमें क्या है एराइल ग्रुप है। तो एराइल ग्रुप की सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको देखने थे। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सिग्मा डोनर एबिलिटी के लिए पहले एक ऑर्डर है वो देख लेते हैं, उसमें क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं कि बैक पाइप बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि मेटल और जो कार्बन बॉन्ड है वो किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, किसमें वीक होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें, तो अगर ये है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Eb3, उसके बाद P Me3 और P, उसके बाद ये क्या है, और इसके बाद है P, इसमें H3PCl। तो इनका ऑर्डर आपको बताना है बैक पाइप बॉन्डिंग का या सिग्मा डोनर एबिलिटी का, सिग्मा डोनर एबिलिटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो इसमें सिंपली हमें क्या देखना है, सिंपली हमें देखना है कि इसमें क्या है, फास्फोरस के लिए सभी फास्फोरस में सबसे एल्किल हैलाइड का होता है, और एल्किल हैलाइड में अगर इथिन, मेथिन और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपली देखना है कि बेंजीन रिंग है या नहीं है। तो बेंजीन रिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये भी एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप में साइक्लोहेक्सेन की ज्यादा होगी, यानी कि इसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद एथिल की होगी, उसके बाद किसकी होगी, मैथिल की होगी। देन उसके बाद हमें देखना है हैलाइड्स। तो हैलाइड्स में फॉस्फोर, फ्लोराइड और क्लोराइड में किसकी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की ज्यादा होती है या फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो इसका मतलब वो डोनर एबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और क्लोरीन की क्या है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए उसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोराइड, ठीक है। तो ये होगी, ये जो ऑर्डर है ये क्या है, सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर है। तो अभी हमने इस लेक्चर में सिग्मा डोनर एबिलिटी के लिए जितने भी लिगेंड थे, स्ट्रॉन्ग पाई लिगेंड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगेंड और वीक पाई एक्सेप्टर, और वीक सिग्मा डोनर और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, उसके बाद ओनली सिग्मा डोनर जो लिगेंड्स होते हैं वो देखे। उसके बाद किसमें वीक पाई बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा होगी, किसमें बैक पाइप बॉन्डिंग कम होगी, वो देखा। इसके बाद जो हमने दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि मेटल कार्बोनिल में मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है और एक होता है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, हमने सिर्फ किस पे फोकस किया है, ओनली बैक पाइप बॉन्डिंग पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। हम जब मेटल कार्बोनिल की स्टडी करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग आती है हर मेटल की, तो उस पर जो है बैक पाइप बॉन्डिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेटल कार्बन बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है, और उससे जो IR में उसकी फ्रिक्वेंसी आती है, वैल्यू आती है, उसमें डिफरेंस आता है। तो ये जो क्वेश्चन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, जो मेटल कार्बोनिल का क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।